ZU शॉर्ट फिल्म्स प्रेजेंटिंग दी सैंड। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रात का वक्त है और कुछ फ्रेंड बीच पर आए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं और कुछ डांसिंग कर रहे होते हैं और कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। और तभी उनको वहाँ एक अजीब सी और बड़ी सी चीज़ दिखाई देती है जिसका वो मजाक बनाने लगते हैं और उनको थोड़ा सा डैमेज भी करते हैं, यानी तोड़ते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये खुद क्या चीज़ है और इसके अंदर क्या है। अब ये सब दोस्त अपनी अपनी इंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। तो जब सुबह होती है सबकी एक एक करके आंख खुलती है। उनमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो कि टेबल पे सो रही होती है। उसकी आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि यह सब रात की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही होती थी। और अब यहाँ ही एक लड़की को सैंड के ऊपर एक बर्ड दिखाई देता है। ये बर्ड बिल्कुल ठीक है, लेकिन सैंड उसे अपने अंदर लेने लगती है जैसे बहुत ही गहरी दलदल हो। और वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी दोस्त मार्शा को कहती है कि तुम सैंड पर पाँव मत रखने, वहाँ पे खतरा है। इससे पहले कि मार्शा उसकी बात सुनती, वो सैंड पे पाँव रख चुकी थी। वो अपने पैरों को भी अपने हाथों से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाती और उसके हाथ भी अंदर फंस जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चलाने लगती है। तो उसके दोस्त भी उसकी तरफ कैसे आते, वो भी सैंड में फंस जाते। तो अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मार्शा की हालत देख के गाड़ी में बैठा उसका एक दोस्त बाहर आता है। उसे सब दोस्त मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। तो जैसे ही वो सैंड के अंदर जाता है तो वो गिर जाता है। तो वो मुंह के बल गिरने की वजह से सैंड के साथ स्टिक हो गया था। वो बहुत कोशिश करता है खुद को उठा ले, लेकिन उसकी स्किन तक सैंड के साथ चिपक रही होती है और उसकी बॉडी को सैंड ने काफ़ी जख्मी कर दिया था। तो उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं कि किसी तरह वो अपने दोस्त को बचा लें, लेकिन अब उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो तभी उस लड़के का एक दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का इस कंडीशन में नहीं था कि रस्सी को पकड़ सके और सैडली कुछ ही मिनट में उसकी पूरी बॉडी सैंड में चली जाती है। सब इसको इस तरह सैंड में जाते देखने के सिवा और कुछ कर भी क्या सकते थे। वो सब के सब डर जाते हैं और वो जल्दी से जल्दी प्लान करते हैं कि यहाँ से निकल सकें। और अब जो लड़का गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसका नाम जोना होता है। वो दोबारा से कोशिश करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी हम एक हेल्दी से आदमी को देखते हैं जो कि एक ड्रम में होता है। वो अब मूव करने लगता है तो उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि प्लीज़ तुम ज़रा सा भी ना हिलना, और अगर तुम हिले तो नीचे गिर गए फिर ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा था। वो सो रहा होता है तो उसको बॉडी में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो मूव करने लगता है। तो एक लड़का बोलता है कि 2 घंटे तक कोई ना कोई हमारी हेल्प को आ रहा है, हमने कॉल कर दी है, अगर तुम इसी में रहोगे वो हमारी जान बचा लेगा, प्लीज़ मेरी बात पे ध्यान दो। तो वो आदमी मान जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं थी, कोई भी हेल्प को नहीं आने वाला था। ये सब यहाँ पे स्टक थे। अब मार्शा की दोस्त सबसे कहते हैं कि हम सब ने कल इसी बीच पे तो पार्टी की थी, कल हमने ये सैंड क्यों नहीं कुछ कह रही थी, और यहाँ पे बाकी भी तो लोग थे, वो सब कहाँ गए। तो अब ये लोग गेस कर लेते हैं कि ये लोग सैंड में जा चुके हैं और अभी तक यहाँ इसलिए सैंड के अंदर नहीं गए क्योंकि ये लोग डायरेक्ट सैंड के ऊपर नहीं थे, ये लोग अपनी कार में थे या किसी ऊंची जगह पे। तो इतनी देर में वो हेल्दी आदमी दोबारा से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे सनराइज तंग कर रही हैं। तो उसका दोस्त उसकी तरफ सनब्लॉक्स फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। तो वो आदमी वो लगा लेता है तो उसे थोड़ा सा सुकून आने लगता है। तो तभी उन सब की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जिसे इन्होंने रात को डैमेज किया था। तो रात के अंधेरे में उसको इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो बड़ी सी चीज़ एक एग था जिसे इन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। तो उसके अब 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी यकीनन उसके अंदर जो चीज़ थी वो अब बाहर आ चुकी थी। और ये भी हो सकता है जो क्रिएचर उस चीज़ के अंदर थी वो सैंड के अंदर रहती हो और वही इन सबको सैंड के अंदर लेके जा रही हो। अब मार्शा की दोस्त सैंड की तरफ कोई चीज़ फेंकती है तो सैंड उसे भी अपने अंदर ले लेती है। तो इनको पता चल जाता है कि वो क्रिएचर इस सैंड के अंदर ही रहती है। तो अब जोना कहता है कि हम इस तरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें अपने लिए खुद ही स्टेप लेना होगा। तो वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसे गाड़ी के पास रख के उस पर से चलते हुए टेबल तक जाता है। सक्सेसफुली वो इस पे चलने तो लगता है, लेकिन जैसे ही वो टेबल के करीब पहुंचता है तो उसका पाँव स्लिप होता है और वो स्लिप होने के बाद सैंड के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाता है, जिसकी वजह से सैंड से कोई चीज़ निकलती है और उसके पेट के साथ टच होती है। लेकिन जोना बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता, लेकिन वो जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ पे एक बैग था। वो उसे उस बैग में कुछ बनाना मिलते हैं, लेकिन जब वो उनको खाता है तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है। और जब उसकी नज़र अपने पेट पे पड़ती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा जख्म हुए होते हैं जो कि उस चीज़ ने किए हैं जो सैंड में से निकली। सब लोग ये देख के बहुत घबरा जाते हैं। तो जोना कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। और साथ ही उनकी तरफ ड्रिंक्स फेंकता है कि जिनको प्यास लगी है उनकी प्यास तो बुझे। लेकिन साथ ही उसको अपने पेट में दर्द होने लगता है और उसके जख्मों में से खून बहने लगता है। तो उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है।
तो जोना उसे कहता है कि रो मत, हम सब तो स्ट्रांग हैं। और जोना वहाँ पे लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की कहती है कि हम सबके मोबाइल गाड़ी की डिग्गी में हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करके उनको लेना होगा ताकि हम मदद तो मंगवा सकें। लेकिन कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे गाड़ी की डिग्गी नहीं खुल सकती। तो एक लड़की कहती है कि मैं हिम्मत करूंगी। वो जाके गाड़ी की डिग्गी खोलती है लेकिन वो नहीं खुल पाती, तो वो दूसरी तरफ जाती है। तो ब्लैक हेयर लड़की उसको कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ाती है कि इसे जोर से पकड़ ले ताकि सैंड में ना गिर जाए। लेकिन अभी भी गाड़ी की डिग्गी सही तरह से नहीं खुल पा रही थी। तो तब ही जोना की दोस्त उसे एक रोड पकड़ाती है और कहती है इससे ट्राई करो। और यहाँ पे फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिग्गी खोल लेती है। तभी उन्हें वहाँ पे कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइज़र होता है, यानी बीच पेट्रोल सुपरवाइज़र होता है। वो सब उसी की तरफ देखने लगते हैं और इसी ध्यान में वो लड़की जो डिग्गी खोल चुकी थी उसकी उंगलियाँ अब डिग्गी में फंस गई थी और डिग्गी अब बंद हो चुकी थी। वो चलाने लगती है तो सब उसके अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। तो सुपरवाइज़र उन्हें कहता है न्यू जनरेशन भी ना पता नहीं कैसे कैसे काम करते, लेकिन वो सब उसे बताते हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं। ये सुनते ही वो गाड़ी अपनी उनकी तरफ लेके आता है। तो गाड़ी से उतरने लगता है, तभी लोग शोर मचाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आता है तो ये देख के सब के सब हैरान रह जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया होता। लेकिन सबसे पहले वो जूना के पास जाता है और उसका पेट देख के काफ़ी हैरान रह जाता है और कहता है ये सब किसने किया। और उसके बाद वो उस हेल्दी आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था तो वो अकेला ये सब नहीं कर सकता। और उसे कहता है कि मैं कुछ ही देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तो जूना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं। तो सुपरवाइजर उसके पास जाता है लेकिन उसकी किसी किस्म की मदद नहीं करता। तो जूना की दोस्त चिल्लाने लगती है। तो सुपरवाइजर उसके पास जाके कहता है तुम मुझे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हें मसला क्या है। तो वो उसे बताती है कि आपको नहीं दिख रहा हम मुश्किल में हैं और हम सैंड में नहीं आ सकते, पहले ही सैंड ने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर ले लिया है। तो सुपरवाइज़र उनको कहता है कि मुझे इन गेम्स में मत डालो और अगर ऐसी ही बात है तो मैं किस सैंड पे खड़ा हूँ, तुम लोग फ़ौरन से नीचे आओ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो सब ये जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। तो सुपरवाइज़र अपनी गन निकाल लेता है तो साथ ही साथ उसकी की भी नीचे गिर जाती है। तो सब उसे कहते हैं कि सैंड पे अपना हाथ मत रखिएगा, पर वो उनकी एक नहीं सुनता और जब की उठाने के लिए सैंड पे हाथ रखता है तो सैंड उसके हाथ को भी अपने साथ स्टिक कर लेती है। तो सुपरवाइज़र के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वो सैंड पे स्प्रे करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो क्रेचर आधा हाथ अपने साथ ले चुकी होती है और सुपरवाइज़र का हाथ कट जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खून आता है और चिल्लाने लगता है। तब जोना की दोस्त नीचे उतर के दूर से ही पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रिएचर को हराने में ये हमारी मदद कर सके। अब रही बात सुपरवाइज़र की, तो वो बेचारा पूरी तरह से सैंड में गिर जाता है और देखते ही देखते सैंड उसे अपने अंदर ले जाती है। तो अब ऊपर कैबिन में जूना की दोस्त बात कर रही होती है तो उसे समझ आ जाता है कि सुपरवाइज़र को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और नीचे से टॉवल के जैसे, यानी फाइबर वाले। तो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, इसे हम अपने पाँव पे बांधकर यहाँ से निकल सकेंगे। तो जब उसके दूसरे साथी उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं तो वो उसे कैच करने के चक्कर में कैबिन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही सैंड से रूट्स जैसी चीज़ें बहुत सी बाहर आती हैं जो कि वाकई उस क्रिएचर्स के टेंटिकल्स हो सकते हैं। वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। और देखते ही देखते उसके साथ भी वही हुआ जो उसके बाकी साथियों के साथ हुआ, यानी वो सैंड के अंदर कहीं गुम हो जाता है। और ये इंसिडेंट उसके दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा गुजरता है। ब्लैक हेयर्ड लड़की अपने कानों पे हाथ रख के रोने लगती है। तो जूना की दोस्त उसे कहती है कि ये सब ठीक हो जाएगा और वो उसे कहती है कि ये ग्रिल यहाँ पे सीधी करके रखो और खुद एक और ग्रिल उठाकर वहाँ पे रखती है और वो कैबिन से जंप करके गाड़ी में आ जाती है। तो जैसे ही वो गाड़ी में आती है वो ब्लैक हेयर लड़की को थप्पड़ लगाती है क्योंकि ये सारा उसी का प्लान था कि यहाँ पे आया जाए, लेकिन उसकी गलती तो नहीं थी। उसके बाद ये दोनों मिलकर उस लड़की की फिंगर डिग्गी से निकालने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। और अब जूना की दोस्त उसके हाथ पे टॉवल बांधती है और दूसरी तरफ अब हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में फंसे होने की वजह से काफ़ी बुरा फील कर रहा है। तो उसकी बॉडी ड्रम में क्योंकि स्टिक थी इसलिए वो स्वेल होने लगती है और तभी इसमें से खून भी आने लगता है। तो जब ये खून इसमें से बहकर सैंड में गिरने लगता है तो सैंड में से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और अब उनको पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई इंसान है। तो वो अब उस हेल्दी आदमी पे अटैक कर देंगे। और दूसरी तरफ 3 लड़कियां ग्रिल से कार से कैबिन तक का रास्ता बनाती हैं और ब्लैक हेयर लड़की अब जूना तक जाती है। तो अब वो लड़की जिसकी फिंगर डिग्गी में फंस गई थी वो जूना की दोस्त को कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है।
तो ये खून अगर सैंड पे गिर गया तो वो क्रिएचर हम पे अटैक कर सकती है। तो अब जूना की दोस्त भी उस तक पहुंच ही जाती है और अब सबसे एंड पे वो इंजर्ड फिंगर वाली लड़की ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन बिल्कुल आखिर में पहुंचकर उसका हाथ से ब्लीडिंग होती है और ब्लड ड्रॉप सैंड पे गिरता है। तो वो क्रिएचर थोड़ी सी बाहर आती है, जिसे देख के वो डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारी सैंड में गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। अब दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसका ड्रम पे काफी खून बह रहा होता है। तो वो टेंटिकल्स यानी रूट्स टाइप चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ड्रम पे चढ़ने लगती हैं। और अब ब्लैक हेयर लड़की को देखते हैं जो अपने पाँव पे काफी सारे टॉवल्स बांधकर सैंड पर चलने लगती है और उसे कुछ भी नहीं होता और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अब वो सुपरवाइजर की गाड़ी पे खड़ी होती है। ये सब देखकर हेल्दी आदमी भी काफी खुश होता है और इंजॉय करने लगता है कि अब जल्द वो सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो टेंटिकल्स उसके ड्रम को पूरी तरह से अटैक करके उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं और सैंड के अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा भी मारा जाता है। और यहाँ ये क्रिएचर अब काफी बड़ी हो चुकी है क्योंकि इसने काफी ज्यादा लोगों को खा लिया है और अब इसके टेंटिकल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और अब वो सीधा गाड़ी के पास आती है और उसे हिलाने लगती है, जिससे ब्लैक हेयर लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है और उसका सर जब गाड़ी से टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब जूना की दोस्त अकेली बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। किसी का पेट इंजर्ड था और कोई बेहोश था, तो वो घबरा जाती है और अब इसी तरह से रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेयर लड़की को होश आ जाती है और वहाँ से वो एयर ट्यूब पे जाती है, जिस पर से वो लेते हुए जोना को गाड़ी तक ले जाती है। तो जब उनके पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है तो वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। इसमें से सरप्राइजिंग बात ये थी कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ग्लो कर रहे थे और उनसे कोई ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी, लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और अब वो गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गैसोलीन का एक कैन पड़ा है, तो वो क्रिएचर कैन को पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। अब जोना की दोस्त टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ फेंकने लगती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रिएचर के ऊपर गिर जाती है तो उसके आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है। वो तड़पने लगते हैं तो जोना की दोस्त फौरन से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन वो क्रिएचर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही शायद जलने की वजह से उसकी ताकत कम होने लगती है और वो जल्दी से सैंड के अंदर समा जाती है। रात काफी हो चुकी थी तो अब ये डरे और थके हुए गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं और अब सुबह होती है तो इनकी गाड़ी के दरवाजे पे एक आदमी नॉक कर रहा होता है और वो देखने में कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा होता है। तो अब जब जोना की दोस्त बाहर निकलकर देखती है तो जब वो पाँव सैंड में रखती है तो उसके पाँव सैंड में स्टिक नहीं हो रहे होते। तो फिर ब्लैक हेयर लड़की अब बाहर आ जाती है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। क्रिएचर कल रात जलने की वजह से मर चुका था और इसलिए अब सैंड में सुकून था और कोई मूवमेंट नहीं थी और जूना की उन जख्मों की वजह से डेथ हो चुकी थी, जो कि बहुत ही सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि वो क्रिएचर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, वो समंदर में गई है। तो अब उनका नेक्स्ट निशाना शहर है यानी सिटी है। और अब इसी के साथ मूवी का यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।